होता है, पूंजी खाता क्या होता है, व्यापार शेष, भुगतान शेष, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम जो है पढ़ चुके हैं। और भुगतान शेष क्यों असंतुलन होता है, उसको कैसे जो है ठीक किया जा सकता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। वालेकुम सलाम जी। आज हमें जो चैप्टर पढ़ना है इसका नाम है विदेशी विनिमय दर। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। जैसे हमने भुगतान शेष और भुगतान संतुलन पढ़ा था, उसी से रिलेटेड चैप्टर है। आपकी बुक में एक कंबाइंड ही दे रखा हो सकता है खुली अर्थव्यवस्था के साथ वाले इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि विदेशी विनिमय दर जो है क्या होती है, कितने तरीके की होती है, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई विदेशी विनिमय दर जो है ये होती क्या है। विदेशी विनिमय दर, विदेशी विनिमय दर जो है आखिर ये क्या होती है। देखिए, होता क्या है, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई $1 जो है वो है 75 रुपये का, $1 जो है वो 70 रुपये का, या $1 जो है वो 75 रुपये का। ये अमेरिका की कंट्री की करेंसी है, ये भारत की है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बंदा अमेरिका का $1 के बदले में उसको इंडियन रुपीज़ में कितने मिल सकते हैं, 75 रुपीज़। और अगर इंडिया का कोई पर्सन है तो उसको 75 रुपीज़ में कितने मिल सकते हैं, $1। इसका मतलब क्या हुआ, विदेशी विनिमय दर का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आप लिखेंगे कि जिस दर पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में विनिमय किया जाता है। विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है अदला बदली। तो आप लिखेंगे जिस दर पर एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी में विनिमय किया जाता है, अदला बदली की जाती है, उस दर को जो है विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए $1 इज़ इक्वल टू 75 रुपीज़। तो ये जो दर है कि जी $1 के बदले में 75 रुपीज़ मिलेंगे, ये क्या है, ये हो गई आपकी विदेशी विनिमय दर। अब ये जो विदेशी विनिमय जो दर होती है, अगर हम बात करें इसके प्रकार की, ये बेटा कई सारे प्रकार होते हैं इसके। जैसे कि सबसे पहले जो इसका प्रकार होता है वो होता है स्थिर विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर। दूसरा जो इसका प्रकार होता है ये होता है आपका लचीली, इसको जो है नमय भी कहते हैं, लचीली विनिमय दर या नमय विनिमय दर, ठीक है। या इसको बेटा आप, इसके कई सारे नाम हैं, इसको लोचशील भी कहते हैं, ये सब एक ही नाम है, ठीक है। और तीसरी जो होती है इसके अंदर ये होती है मिश्रित विनिमय दर। ये 3 तरीके की विनिमय दर होती है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जिसमें से ये वाली और ये वाली, ये दोनों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। विनिमय दर में कई सारे प्रकार आते हैं, लेकिन हमें जो है बेसिकली कौन सी पढ़नी है, एक ही टाइप हमें पढ़ना है। इसका नाम है, इसको हम कहते हैं गंदी तरणशीलता, ये इसको कहते हैं गंदी तरणशीलता, या आप इसको जो है प्रबंधित, आप इसको जो है प्रबंधित तरणशीलता के नाम से भी जान सकते हो। इसमें 1-2 प्रकार और आते हैं, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई स्थिर विनिमय दर जो है ये क्या होती है। स्थिर विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर जो है ये आपकी क्या होती है। भाई मैंने बोला कि भाई बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मैंने बोला $1 75 रुपये का है, तो भाई ये किसने तय किया, $1 75 रुपये का। मैंने बोला भाई ये विनिमय दर होती है, तो ये किसने डिसाइड करी कि $1 जो है वो 75 रुपये का है। तो आप बोलेंगे कि जब विनिमय दर का निर्धारण, जब विनिमय दर का निर्धारण, जब विनिमय दर का निर्धारण जो है सरकार द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्थिर विनिमय दर। मतलब कि सरकार आपको बताएगी कि दो कंट्री के बीच में करेंसी का एक्सचेंज जो है वो क्या रहेगा, सरकार आपको बताती है। जब सरकार अपनी विनिमय दर खुद निर्धारित करती है, उसको जो है बेटा स्थिर विनिमय दर कहते हैं, और इसका नाम है स्थिर। इसमें जो है परिवर्तन, इसमें परिवर्तन
नहीं हो सकता, क्योंकि इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्थिर विनिमय दर। इसमें जो है ना के बराबर परिवर्तन होता है, इसलिए इसको स्थिर विनिमय दर कहते हैं, जिस दर को सरकार ने डिसाइड किया है। तो इस विनिमय दर के अगर हम बात करें, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम जो है सबसे पहले बात करते हैं। अगर इसके हम फ़ायदे की बात करें तो ये जो है सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे जोखिम से बचाव। दूसरा आप लिखेंगे अनिश्चितता, अनिश्चितता से बचाव। इनका मतलब क्या होता है अभी मैं बात करता हूँ। जोखिम से बचाव, अनिश्चितता से बचाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, ये लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे कि और सट्टे का अभाव, सट्टे का अभाव, ये यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो संतुलित रहता है। ये 5 तरीके के इसके फ़ायदे हैं। अब इसका मतलब समझिए बेटा, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है भाई, 2 देशों के बीच की बात चल रही है कि एक देश की कंट्री ये है, एक देश की कंट्री की करेंसी ये है। मतलब कि जब हम दूसरे देशों से कुछ भी ख़रीदते हैं या दूसरे देशों को जब हम बेचते हैं कुछ भी चीज़, मान लो मुझे अमेरिका से कुछ भी ख़रीदना है तो बेटा मेरे को उसको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। अमेरिका को कुछ यहाँ पे ख़रीदना है तो उसे डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब हम जब दूसरे देशों के साथ क्रय विक्रय करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें उस जिस कंट्री से हम कर रहे हैं उसी कंट्री की करेंसी हमको चाहिए होती है। तो जब हम यहाँ पे फ़िक्स विनिमय दर की बात कर रहे हैं, स्थिर की, तो यहाँ पे फ़िक्स रहता है मामला। तो यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं होती, किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता, किसी भी तरीके की कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती कि आज अगर ये 75 रुपये का है, पता चला कल को 70 का हो गया या 80 का हो गया। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे एक बार ही सरकार ने फिक्स कर दिया तो कर दिया, जिसके कारण जब रिस्क नहीं होता, अनसर्टेनिटी नहीं होती, जिसके कारण दो देश बिना किसी जोखिम के, बिना किसी अनसर्टेनिटी के आयात निर्यात बहुत ही ज़्यादा करते हैं, जिसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब 2 देशों के बीच में आयात निर्यात होता है, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिस्क नहीं होता, इसलिए 2 देशों के आयात निर्यात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि देखने के लिए मिलती है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे हम सट्टा भी नहीं खेल सकते। सट्टा वहाँ पे खेला जाता है जहाँ पे वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। सट्टा क्या होता है अभी हम आगे बात करते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो संतुलित रहता है। नुकसान की अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो केवल एक ही है कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे लिखेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिज़र्व की आवश्यकता, रिज़र्व की आवश्यकता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें जो है कई प्रकार के रिज़र्व, हमको जो है गोल्ड के रिज़र्व हमें जो है यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। हमें रिज़र्व का मतलब क्या होता है, रिज़र्व का मतलब होता है कुछ पोर्शन को अलग रख देना, साइड में रख देना। किसके रिज़र्व की आवश्यकता होती है, सोने के, सोने के मतलब गोल्ड के, गोल्ड के रिज़र्व बनाने की हमको यहाँ पे आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी, जिसकी वजह से इस सिस्टम को जो है, इस सिस्टम को हमको जो है ख़त्म करना पड़ गया। और भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, बट एक दो अपनी बुक से भी देख लीजिएगा। आप यहाँ पे लिख सकते हो अनेक क्षेत्रों पर नियंत्रण, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, अनेक क्षेत्रों पर नियंत्रण। ज़्यादा से ज़्यादा तीन लाभ और 3 हानियाँ, ये आप इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। और जो है 3 से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने, इतने ज़्यादा नंबर का नहीं आता। 3 लाभ और 3 हानि। अगर हम बात करते हैं स्थिर विनिमय दर की, स्थिर विनिमय दर की प्रकारों की, ये भी बेटा
अभी मैंने बोला विनिमय दर कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरीके के, स्थिर, लचीली और मिश्रित। अब मैं बात कर रहा हूँ स्थिर के अंदर भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि 2 प्रकार हम बेसिकली हम इसके पढ़ते हैं। सबसे पहली जो होती है स्थिर विनिमय दर के प्रकार के अंदर, सबसे पहली जो होती है वो होती है स्वर्णमान प्रणाली, और दूसरी जो होती है उसको हम कहते हैं ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। स्वर्णमान प्रणाली और ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, ये 2 तरीके की होती है। अब ये क्या होता है इसको ज़रा समझिए। पहले हम बात करते हैं स्वर्णमान प्रणाली की। बेटा जो स्थिर विनिमय दर है वो पूरी की पूरी गोल्ड पर आधारित है, सोने के ऊपर आधारित है, ठीक है। जिसके लिए अभी मैंने आपको बताया इसके लिए हमें रिज़र्व रखने चाहिए थे। भाई हम कह रहे हैं $1 75 रुपये का है, तो बेटा किस बेस पे सरकार ये डिसाइड करती है? ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा कि जी मेरा तो 100 रुपये का है, मेरा तो 150 रुपये का है, ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। ऐसा कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। जिस कंट्री के पास सोने के बेस पे वैल्यू डिसाइड होती थी, जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा सोना उसकी वैल्यू ज़्यादा, जिसके पास कम सोना उसकी वैल्यू कम, और जिसके पास है ही नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है करेंसी की। तो ये सिस्टम थोड़ा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी। ये जो सिस्टम है पूरा गोल्ड पे डिसाइड है। जैसे कि मान लो अमेरिका ये कह रहा है कि भाई मेरा $1 जो है ना वो 4 ग्राम सोने के बराबर है, 4 ग्राम सोने के बराबर। और यूरोप कहता है कि भाई मेरा 1 पाउंड जो है वो जो है 8 ग्राम सोने के बराबर है। तो अब अगर इन दोनों को कंट्री को आपस में एक्सचेंज करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि $2 जो हैं 1 पाउंड के बराबर है बेटा। भाई 1 पाउंड 8 ग्राम के बराबर है ना, और $1 4 ग्राम के बराबर है, तो 8 ग्राम कैसे बनेंगे? $2 मिला के 8 ग्राम बनेगा। मतलब $2 जो है वो 1 पाउंड के जो है बराबर है। मतलब कि अगर कोई 1 पाउंड देता है तो उसको बदले में $2 मिलेंगे, या अगर किसी को डॉलर के बदले में पाउंड खरीदना है तो उसको 1 पाउंड खरीदने के लिए $2 देने पड़ेंगे। इसको कहते हैं स्वर्णमान प्रणाली। अब हम आते हैं यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स प्रणाली पे। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली में भी सेम सिनेरियो यही है, करेंसी की वैल्यू सोने के उसमें डिसाइड हुई हुई है, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है जैसे मान लो अमेरिका ये कहता है कि भाई मेरा $1 जो है ना वो 4 ग्राम सोने के बराबर है, मेरा $1 4 ग्राम सोने के बराबर है। और एक भारत है और एक यूरोप ले लेते, तो इंडियन करेंसी को पाउंड में जो है एक्सचेंज करना है। बड़े ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये भी अपनी वैल्यू सोने के उसमें बताएगा कि मेरा ₹1 इतने के सोने के बराबर है, मान लीजिए। ये भी अपना जो है 1 पाउंड की वैल्यू सोने के उसमें बताएगा। लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर डिफरेंस ये है अगर इन दोनों कंट्रीज़ को आपस में अगर एक्सचेंज करना है तो इन दोनों कंट्री को पहले अपनी करेंसी की वैल्यू अमेरिका से कंपेयर करनी पड़ेगी कि अमेरिका के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या है, फिर ये आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब बात वही है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डिफरेंस ये है कि पहले अमेरिका से कंपेयर करना पड़ेगा। इसको कहते हैं ब्रिटेन वुड्स प्रणाली। तो स्थिर विनिमय दर क्या होती है? जिसमें करेंसी की वैल्यू सरकार डिसाइड करती है, फिक्स रहती है, इसमें चेंज नहीं होता। इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है। इसके 2 प्रकार होते हैं, स्वर्णमान और ब्रिटेन वुड्स। अब होता क्या है, इसके अंदर 2 तरीके के सिनेरियो क्रिएट होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको ये बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट से ही रिलेटेड चैप्टर है। मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाया था कि ये होता है डेबिट साइड, ये होता है क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे हम आउटफ्लो रिकॉर्ड करते हैं। किस चीज़ का आउटफ्लो? जो पैसा आपका जा रहा है उसका आउटफ्लो। और यहाँ पे हम जो है इनफ्लो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई 2 चीज़ें हो सकती है, डेबिट वाली साइड ये भी हो सकता है सिनेरियो, और डेबिट वाली साइड कम भी हो सकती है, ये भी हो सकता है सिनेरियो। कोई भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। इसको कहते हैं बेटा प्रतिकूल और इसको कहते हैं अनुकूल। कुछ भी हो सकता है ना, अनुकूल भी हो सकता है और ये प्रतिकूल भी हो सकता है।
तो इस चीज़ को अगर ठीक करना है, डेबिट साइड इज इक्वल टू अगर क्रेडिट साइड करना है, तो मैंने आपको ये बताया था, क्योंकि भाई ये तो दोहरी लेखा पद्धति के माध्यम से चलता है। तो जिस कंट्री के अंदर स्थिर विनिमय दर चल रही है और अगर ये दोनों सिनेरियो क्रिएट हो गए तो फिर क्या होगा। देखिए इसके अंदर क्या होता है, स्थिर विनिमय दर, इसके अंदर दो तरीके के सिनेरियो होते हैं अगर इन दोनों सिचुएशन को ठीक करना है। बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होता है रिवैल्यूएशन, और दूसरा जो होता है वो होता है डीवैल्यूएशन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। एक होता है रिवैल्यूएशन, एक होता है डीवैल्यूएशन। इसको तो कहते हैं अवमूल्यन और इसको हम कहते हैं अधिमूल्यन। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अगर सरकार को इन दोनों सिचुएशन को ठीक करना है तो मान लीजिए अगर बेटा $1 जो है मान लीजिए पहले 70 रुपये का था। अगर $1 सरकार ये बोल दे, अगर $1 सरकार ये बोल दे कि भाई अब 70 रुपये का नहीं है जी, अब जो है अब भाई $1 60 रुपये का हो गया, तो अगर सरकार कर दे, कौन कर दे, सरकार। तो अगर सरकार ये बोल दे कि भाई अब $1 जो है ना, अब $1 जो है वो अब 70 का नहीं है, अब $1 जो है वो भाई 60 रुपये का हो गया, तो बेटा वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो चीज़ कहलाएगी आपकी रीवैल्यूएशन। अगर सरकार कर दे, इससे होगा क्या बेटा, ऐसा करने से होगा क्या, कौन सी सिचुएशन ठीक होगी इससे होगा क्या, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इससे होगा ये कि अगर $1 70 से 60 का हो गया, अगर $1 70 से 60 का हो गया, मतलब अगर कोई विदेशी इंडिया के अंदर $1 में पहले 70 रुपये की चीज़ें खरीद लेता था, अब उसे केवल 60 रुपये की चीज़ें ही मिल पाएगी। इससे बेटा निर्यात घट जाएगा और आयात बढ़ जाता है। तो अगर मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर निर्यात घट जाएगा, मतलब पैसे हमारे पास कम आएंगे और जाएंगे ज़्यादा। तो अगर बेटा हमारी ये वाली सिचुएशन है, मेरा आउटफ्लो कम है और इनफ्लो जो है वो ज़्यादा है, ऊपर मैंने अभी सिचुएशन बताई थी, आउटफ्लो कम है इनफ्लो ज़्यादा है, मतलब अगर अनुकूल है, अनुकूल क्रेडिट वाला ज़्यादा है डेबिट वाला कम है, अगर ये सिचुएशन होती है तो सरकार क्या कर देती है, तो सरकार कर देती है बेटा रिवैल्यूएशन, अधिमूल्यन। वहीं पे अगर $1 70 का है, अगर $1 अब बोले सरकार जी 80 का हो गया जी अब तो बेटा उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं। अगर सरकार कर दे, सरकार कर रही है बेटा ये, क्योंकि स्थिर विनिमय दर सरकार करती है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इससे बेटा आयात घट जाएगा और निर्यात जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो $1 से एक विदेशी 70 रुपये की चीज़ें खरीद रहा था भारत के अंदर, अब उसी से 80 की चीज़ें खरीद रहा है, अब उसे सस्ती पड़ रही है, इसलिए अब वो ज़्यादा खरीद रहा है। तो अगर मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है, मतलब कि डेबिट वाला पक्ष ज़्यादा है क्रेडिट वाला पक्ष कम है, अगर ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है, प्रतिकूल है, तो बेटा सरकार किसका सहारा लेती है, तो सरकार सहारा लेती है अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन करने का। तो रीवैल्यूएशन क्या होता है और डीवैल्यूएशन क्या होता है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था पूरा बेटा आपका स्थिर विनिमय दर। बिल्कुल सिमिलरली अब हम बात करते हैं लचीली की, नमय की या बेटा लोचशील, ये सब इसी के ही नाम है। ये क्या होती है, मैंने ऊपर आपको ये बोला कि जब विनिमय दर का निर्धारण सरकार कर रही है तो वो तो बेटे स्थिर विनिमय दर हो जाती है, लेकिन जब विनिमय दर का निर्धारण, जब विनिमय दर का निर्धारण सरकार नहीं करती, जब विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है,
जब विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति करती है। विदेशी मुद्रा की पूर्ति जब विनिमय दर का निर्धारण करती हैं, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि $1 ये 75 रुपये का, किसने डिसाइड किया? स्थिर में तो सरकार कर रही थी, और यहाँ कौन कर रहा है? यहाँ कर रहा है विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति। अब ये कौन है? पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि विदेशी मुद्रा की मांग क्या होती है और विदेशी मुद्रा की पूर्ति क्या होती है। विदेशी मुद्रा की मांग का मतलब होता है कि भारतीय को विदेशों में कुछ खरीदना है। जब इंडिया के किसी बंदे को दूसरे देश में कुछ खरीदना होता है तो वो विदेशी मुद्रा की मांग होती है, और इसका मतलब होता है विदेशी को भारत में कुछ खरीदना है। अगर विदेशी को भारत में कुछ खरीदना है तो उससे बेटा हमारे पास पैसे आते हैं, उसको विदेशी पूर्ति कहते हैं। विदेशी मुद्रा की, यहाँ पे विदेशी मुद्रा लिखेंगे बेटा, उसे विदेशी मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। और अगर भारत के किसी बंदे को विदेशों में कुछ खरीदना होता है उसे विदेशी मुद्रा की मांग कहते हैं। जैसे कि इसके घटक पूछ लेता है, जैसे कि बेटा मेरे को आयात करना है, ठीक है, तो मुझे विदेशी मुद्रा चाहिए। मुझे विदेशों में घूमने जाना है तो मुझे विदेशी मुद्रा चाहिए। मुझे विदेशों में किसी को उपहार भेजना है, ठीक है, किसी को दान देना है तो मुझे विदेशी मुद्रा चाहिए। मुझे विदेशों में मकान, दुकान कुछ भी खरीदनी है तो मुझे विदेशी मुद्रा चाहिए। मतलब विदेशों में कुछ भी खरीदना है तो मांग होती है। और अगर विदेशी को कुछ खरीदना है, जैसे कि अगर हम निर्यात करें तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी, ठीक है। अगर विदेशी घूमने आए, विदेशी यहाँ पे विदेशों में घूमना, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विदेशी को घूमना, मतलब कि कोई फॉरेन का बंदा घूम रहा है। यहाँ विदेशों में घूमना, भारत के किसी बंदे को दूसरे देश में घूमना है, और ये दूसरे देशों को बंदे को भारत में घूमना है। और किसी विदेशी को भारत में दान देना है, उपहार देना है तो हो जाएगा बेटा ये, तो हमारे पास पैसे आएंगे। किसी विदेशी को मकान खरीदना है, दुकान खरीदनी है भारत में, तो इससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा आती है। पूर्ति से जो है विदेशी मुद्रा आती है, और इससे बेटा विदेशी मुद्रा जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात, बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर हम बात करते हैं इसका वक्र कैसे बनता है, मांग का, विदेशी मुद्रा की मांग का, तो मांग का कर्व कैसे बनता है बेटा? इस तरीके से। तो इसमें भी इसी तरीके से बनेगा, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप लिख देंगे मांग किसकी? विदेशी मुद्रा की, और यहाँ कीमत नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप विनिमय दर, कीमत को छोड़ के विनिमय दर लिख देंगे। यहाँ की अगर हम बात करें तो पूर्ति कैसे बनती है बेटा? पूर्ति वक्र ऐसे, यहाँ पे नीचे लिख देंगे पूर्ति किसकी? विदेशी मुद्रा की। यहाँ पे कीमत नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे विनिमय दर। तो मांग का कर्व, किसकी मांग का कर्व बेटा? विदेशी मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की मांग का कर्व, और ये है बेटा विदेशी मुद्रा की पूर्ति का कर्व। इस तरीके से बनते हैं। अब अगर हम बात करें, ठीक है, मांग पढ़ लिया, पूर्ति कर लिया, लेकिन डिसाइड कैसे होता है, निर्धारण कैसे होता है? निर्धारण, ये ज़रा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता ही आता है कि लोचशील विनिमय दर में कैसे निर्धारण होता है, या लचीली विनिमय दर में विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। ये एक फिक्स क्वेश्चन है, यही आएगा एग्ज़ाम में। तो बेटा जहाँ पे मांग और पूर्ति ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं,
किसकी मांग और किसकी पूर्ति बेटा? विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति जहाँ ये बराबर हो जाएंगे वहीं विनिमय दर का निर्धारण हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे मांग और पूर्ति। आपको ध्यान रखना है वस्तु की मांग और पूर्ति की बात नहीं चल रही है बेटा, यहाँ पे विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की बात चल रही है। तो अभी मैंने आपको बेटा मांग वक्र पढ़ाया, अभी मैंने आपको पूर्ति वक्र पढ़ाया। तो मांग और पूर्ति वक्र जहाँ पे भी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पे जो है बेटा विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है कि भाई मान लीजिए 75 रुपये जो है $1 के हो गए, तो 75 रुपये $1 के बदले में 75 रुपये हो गए, ये हो गया बेटा डिसाइड। ठीक है, लेकिन ये डिसाइड हो गया किसने करा? मांग और पूर्ति ने। किसने करा है बेटा? मांग और पूर्ति ने, सरकार ने नहीं करा। सरकार यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करती है, मांग और पूर्तियाँ करते हैं बेटा। लेकिन अब जैसे हमने इससे प्रीवियस क्लास में बेटा लास्ट चैप्टर जो पढ़ा था संतुलन कीमत का निर्धारण वाला, पे अगर मांग और पूर्ति वक्रों में परिवर्तन आ जाए तो उससे क्या होगा बेटा? उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसे ही अगर बेटा मांग में परिवर्तन आ जाए तो क्या होगा? देखिए दो डायग्राम हम बनाते हैं। मान लीजिए ये बेटा कर्व है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है। डिसाइड जो हुआ विनिमय दर वो डिसाइड हुआ यहाँ पे कि भाई ये हो गया डिसाइड। ठीक है, कि भाई $1 जो है मान लो 75 रुपये का हो गया। अब बेटा मांग बढ़ भी सकती है, मांग घट भी सकती है। अगर मांग में वृद्धि हो जाए तो मांग वक्र इधर खिसक जाता है इस तरफ। अगर मांग में वृद्धि हो जाए तो D1 तो ये सप्लाई को कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है। तो इससे विनिमय दर क्या हुआ? इससे विनिमय दर बढ़ गई बेटा। अगर मांग में वृद्धि हो रही है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर $1 बेटा पहले 60 का था, अब $1 जो है वो 70 रुपये का हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं? इसको हम यहाँ पे नाम देते हैं डेप्रीसिएशन, मूल्यह्रास। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर बेटा मांग में कमी हो जाती तो क्या होता? मान लो ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, और मांग और पूर्ति ने जो डिसाइड करा वो ये डिसाइड करा कि भाई $1 जो है वो इतने का है। अगर बेटा मांग में कमी हो जाए तो मांग वक्र, अगर मांग में कमी हो जाए तो मांग वक्र जो है वो बेटा इधर खिसक जाता है। ये सप्लाई को कहाँ कर रहा है? यहाँ पे ये आ गया, $1 की वैल्यू गिर गई। नीचे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मांग में कमी हुई तो क्या हुआ बेटा? $1 जो ये कह सकते हो 60 का था, वो $1 जो है बेटा 50 रुपये का हो गया। इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? एप्रीसिएशन। ठीक है, क्या कहते हैं? मूल्य वृद्धि। वहाँ के दोनों वर्ड अलग है बेटा, यहाँ के दोनों वर्ड अलग हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात को। अभी मैं बताता हूँ क्या चक्कर चल रहा है। अभी मैंने मांग वक्र को खिसकाया था। इसी तरीके से बेटा अगर पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा? पूर्ति भी तो खिसक सकती है। तो मान लीजिए अगर बेटा ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, तो ये सप्लाई कर्व हो गया और ये डिमांड कर्व हो गया। ये निर्धारण हो गया इक्विलिब्रियम। अगर बेटा पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो क्या डिमांड कर्व को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि अगर पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? कि अगर $1 60 का था, अब $1 50 का हो गया। ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बेटा एप्रीसिएशन। क्या बोलेंगे इसको? एप्रीसिएशन, मूल्य वृद्धि। इसी तरीके से अगर बेटा पूर्ति में कमी हो जाए तो ये बढ़ गई वैल्यू, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर पूर्ति में कमी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर $1 60 का था, अब $1 जो है वो बेटा 70 का हो गया।
इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ, ज़रा ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। जो ये लचीली वाली जो होती है ना बेटा, इसके अंदर भी दो वर्ड होते हैं जैसे वहाँ पे थे। एक है इसके अंदर बेटा मूल्य वृद्धि, और एक है बेटा इसके अंदर मूल्यह्रास। मूल्य वृद्धि और मूल्यह्रास का मतलब क्या है? अगर $1 बेटा, अगर $1 जो है 60 का था, अगर $1 बेटा 50 का हो जाए तो उसको हम मूल्य वृद्धि कहते हैं। अगर $1 60 का है, अगर $1 बेटा 70 का हो जाए तो वो मूल्यह्रास कहलाता है। कौन कर रहा है बेटा? ये कौन कर रहा है? ये सरकार ने नहीं करा। अब की बार मूल्य वृद्धि देखो किसने करी? एक तो करी पूर्ति ने। अगर पूर्ति में वृद्धि हो रही है तो हो रहा था ये, या मांग में कमी हो रही है। मांग में अगर कमी हो रही है तो हो रहा है। या ये कौन कर रहा है बेटा? अगर मांग में वृद्धि हो जाए या बेटा पूर्ति में कमी हो जाए तो ये होगा। ये सरकार नहीं कर रही, ये कर रही है मांग और पूर्ति की शक्तियाँ। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन एक ही चीज़ होती है। अगर $1 60 का था, अगर $1 70 का हो जाए तो वही डीवैल्यूएशन है, वही डेप्रिसिएशन है। लेकिन करा किसने, ये मैटर करता है। ये करा बेटा सरकार ने, और ये करा मांग और पूर्ति ने। ये फ़र्क है इसमें। रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन एक ही चीज़ है। अगर $1 60 का था, अगर $1 50 का हो जाए तो यही रीवैल्यूएशन है, यही एप्रिसिएशन है। लेकिन करा किसने, ये मैटर करता है। रीवैल्यूएशन जो है बेटा सरकार करती है, एप्रिसिएशन जो है ये मांग और पूर्ति की शक्तियाँ करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है 4 वर्ड: अवमूल्यन, अधिमूल्यन, मूल्यह्रास, मूल्य वृद्धि। ये चारों में बेटा कंपलसरी है, डिफरेंस आ जाता है किसी में भी। और निर्धारण कैसे होता है लचीली विनिमय दर में, ये मैंने आपको बताया है। और स्थिर में कैसे होता है ये मैंने आपको बताया। विदेशी मुद्रा की मांग क्या होती है, इसके घटक क्या होते हैं, पूर्ति क्या होती है, इसके घटक क्या होते हैं। और रही बात बेटा मिश्रित वाली की, तो मिश्रित सीधी है। गंदी तरनशीलता या प्रबंधित तरनशीलता, ये बेटा आपका स्थिर विनिमय दर और लचीली विनिमय दर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पहले सब कुछ मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा चलता है, लेकिन जब डॉलर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ही ज़्यादा घट जाती है तो आरबीआई बीच में हस्तक्षेप करता है। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या बहुत ज़्यादा घट जाती है तो आरबीआई उसको कंट्रोल करता है। आपके एग्ज़ाम में ये और ये, इन दोनों में अंतर भी आ सकता है बेटा। स्थिर विनिमय दर क्या होती है, इसके गुण दोष बताइए। लचीली विनिमय दर क्या होती है, इसके गुण दोष बताइए। ये आएगा आपके एग्ज़ाम में। या डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन, ये सब क्या होता है ये बताइए। विनिमय दर क्या होता है ये बताइए। ये सब आपको जो है बेटा इसके अंदर पढ़ना है। अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, एक टॉपिक और है इसके अंदर। अब जो टॉपिक का नाम है बेटा, इसका नाम है विदेशी विनिमय बाज़ार। ये क्या दिक्कत होती है इसको समझिए ज़रा। विदेशी विनिमय बाज़ार, विदेशी विनिमय बाज़ार जो है ये क्या होता है। आप लिखेंगे कि भाई विदेशी विनिमय बाज़ार एक ऐसा बाज़ार होता है, एक ऐसा बाज़ार जिसके अंदर क्या होता है, विभिन्न देशों की करेंसियों का, विभिन्न देशों की मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विदेशी विनिमय बाज़ार। एक ऐसा बाज़ार, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड की सब, हर कंट्री की बेटा अपनी अलग करेंसी होती है। तो एक ऐसा बाज़ार जहाँ पे हर कंट्री की करेंसी आपस में एक्सचेंज की जाती है, उसको जो है
विदेशी विनिमय बाजार के नाम से जाना जाता है। इसके कार्य जो हैं एग्ज़ाम में आ जाते हैं कई बारी। ये 3 तरीके के काम करता है। जैसे कि सबसे पहला जो इसका काम है ये है हस्तांतरण कार्य। हस्तांतरण कार्य का मतलब क्या होता है? हमने बोला कि यहाँ पे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड की करेंसी का एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। तो अगर बेटा अगर आपको किसी कंट्री के अंदर कुछ ख़रीदना है तो या कुछ भी बेचना है, कुछ भी करना है, अगर आपको किसी भी कंट्री का कुछ ख़रीदना है तो जब तक आपके पास उस कंट्री की करेंसी नहीं होगी आप खरीद ही नहीं सकते। यहाँ पे आप एक्सचेंज करके तभी तो खरीदोगे। तो ये किस चीज़ का काम करता है? सबसे पहला हस्तांतरण कार्य का। भाई मेरे को अगर अमेरिका में कुछ ख़रीदना है और मेरे पास डॉलर ही नहीं है तो फिर मैं कैसे कुछ ख़रीद लूँगा? मैं ख़रीद ही नहीं पाऊँगा। दूसरा जो इसका काम है वो है साख कार्य। अगर मेरे पास पैसे ही नहीं हैं तो फिर जैसे हम नॉर्मल लोन लेते हैं ऐसे ही हम फ़ॉरेन के अंदर भी लोन ले सकते हैं, फ़ॉरेन करेंसी में लोन ले सकते हैं। तो उसको साख का कार्य भी यही करता है। इसी तरीके से तीसरा जो इसका काम है वो होता है जोखिम से बचाव। मतलब कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि भाई जो विनिमय दर होती है वो जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। लचीली वाली की अगर हम बात करें वो बढ़ती भी रहती है, घटती भी रहती है, कुछ भी होती रहती है। तो वहाँ पे रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। उस रिस्क और अनसर्टेनिटी को क्या करता है? उससे ये आपको बचा के रखता है। तो इसके 3 तरीके के काम होते हैं। इसके अंदर बेटा 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इसको कहते हैं कार्य पद्धति, काम करने के तरीके। काम करने के तरीके, ये 2 तरीके से काम करता है बेटा। ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अंदर 2 तरीके से काम होता है। पहला जो होता है इसको हम कहते हैं हाजिर बाज़ार, या हम इसको जो है चालू बाज़ार के नाम से भी जान सकते हैं। और दूसरा जो होता है इसके अंदर वो होता है वायदा बाज़ार। वायदा बाज़ार, चालू बाज़ार क्या होता है और हाजिर बाज़ार क्या होता है ये समझिए। चालू बाज़ार जो होता है, अगर बेटा कोई 2 पार्टी है, मान लीजिए एक ए पार्टी है एक बी पार्टी है, ये भारत का बंदा है ये अमेरिका का बंदा है, ठीक है। एक देश को दूसरे देशों के साथ कुछ भी आयात निर्यात करना होता है तो बेटा पहली बात तो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। अगर सरकार ने वहाँ की लगा रखे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बाकी पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट और पैसे 2 चीज़ें चाहिए होती है। तो अगर मान लीजिए ए को बी से कुछ ख़रीदना है, इनने ए को बी से कुछ ख़रीदना है, इसने इसको बेटा माल दे दिया जो भी ख़रीदना है, और ए ने पैसे प्लस डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट थी, ये दोनों की दोनों चीज़ें उसी दिन दे दी जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा था। मान लीजिए 23 तारीख को दे दी उसने, आज 23 मार्च 2022 को आज ही कर दिया। जब पेमेंट और डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ उसी दिन पे हो जाते हैं जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो ट्रांजैक्शन किस मार्केट का कहलाएगा? वो ट्रांजैक्शन, वो लेन देन किस बाज़ार का कहलाता है? हाजिर बाज़ार का। मतलब हाजिर बाज़ार के अंदर भुगतान उसी तिथि पे होता है जिस दिन लेन देन किया जा रहा है। जबकि वायदा में क्या होता है, जैसे ए को बी से कुछ ख़रीदना है, ये भारत का है ये अमेरिका का है, ठीक है। ये भारत का है ये अमेरिका का है। अभी मान लीजिए अभी $1 बेटा 70 रुपये का चल रहा है, ठीक है। तो इनने इसको माल दे दिया, ठीक है, लेकिन इसने इसको केवल डॉक्यूमेंट दिए जो भी रिक्वायरमेंट थी, पैसे नहीं दिए। क्यों नहीं दिए पैसे? पैसे जो है ये भविष्य की किसी तिथि पर देगा। जैसे कि मान लीजिए अब आज 23 मार्च 2022 को ये चल रहा है, ये सोच रहा है कि हो सकता है परसों तरसों आज से 1 हफ्ते बाद $1 पता चला 50 का हो जाए, ये अंदाज़ा लगा रहा है। $1 80 का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर 50 का हो गया तो इसके लिए फ़ायदा है, ए के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर 80 का हो गया तो नुकसान भी है, 10 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे।
फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, हमें नहीं पता ना फ्यूचर में क्या होगा। आज 70 रुपये की है तो ये लोचशील है, इसमें फ्लक्चुएशन होती रहती है। अगर आज 70 की है तो हो सकता है सुबह उठ जाए 72 की हो जाए या 68 की हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आज से 10 दिन बाद क्या होगा हमें नहीं पता। तो इनने पैसे नहीं दिए, पैसे भविष्य की किसी तिथि पर देगा। इस चीज़ को जुआ कहते हैं बेटा। अंदाज़ा ही तो लगा रहा है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये जुआ है, ये सट्टा है। तो लोग ऐसा इसलिए करते हैं सट्टा खेलने के लिए। तो ये लेन देन किसका कहलाएगा, वायदा बाजार का। मतलब जब दो पार्टीज़ के बीच में लेन देन किया जा रहा है और भुगतान भविष्य की किसी तिथि पे किया जाएगा, उस दिन नहीं हुआ जिस दिन लेन देन हो रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन वायदा बाजार का ट्रांजैक्शन कहलाता है। हाजिर बाजार में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब उसी दिन माल दे दिया, उसी दिन लेन देन हो गया, तो हाजिर बाजार में जिस दर पर हुआ है वो हाजिर विनिमय दर कहलाती है। हाजिर विनिमय दर या चालू विनिमय दर भी कह सकते हो, जिस पे भी हुआ है, क्योंकि यहाँ तो उसी दिन पे हो गया। जैसे मान लो अगर $1 70 रुपये का था, यहाँ उसी दिन हो गया ट्रांजैक्शन, तो ये $1 जो 70 रुपये, ये क्या कहलाएगी, हाजिर विनिमय दर कहलाएगी। और वायदा बाजार के अंदर जो भी दर चल रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वायदा विनिमय दर। मतलब कि $1 आज 70 का था, लेकिन वो कह रहा है भाई फ्यूचर की किसी डेट पे दूंगा। अब मान लो वो कह रहा है भाई 30 तारीख को दूंगा पैसे, 30 मार्च को दूंगा पैसे। अब पता चला 30 मार्च को $1 80 रुपये का चल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वायदा विनिमय दर। मतलब कि जब पार्टी भुगतान जो है भविष्य की किसी तिथि पर देने का वायदा करती है, उसको वो लेन देन वायदा बाजार का कहलाता है। और वो जो दर होती है जिस रेट पे तय हुआ है वो क्या कहलाती है, वायदा विनिमय दर कहलाती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बेटा। हाजिर बाजार, वायदा बाजार, विदेशी विनिमय बाजार, इसके कार्य ये भी कई बारी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी स्थिर विनिमय दर क्या होती है, उसके गुण दोष बताइए। लचीली विनिमय दर क्या होती है, उसके गुण दोष बताइए। स्थिर विनिमय दर, लचीली विनिमय दर में क्या अंतर होता है ये बताइए। लचीली विनिमय दर में कैसे निर्धारण होता है ये बताइए। विदेशी मुद्रा की मांग क्या होती है, पूर्ति क्या होती है, मांग के घटक बताइए, पूर्ति के घटक बताइए। ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में 1000 बारी पूछे जाते हैं। और विदेशी विनिमय दर क्या होती है ये बताइए। लचीली के अंदर ज़्यादा चांस है, ज़्यादा आते हैं लचीली का। और मिश्रित के अंदर, हाँ जी सर, इसके गुण और दोष क्या है? हाँ, अच्छा हाँ, इसके गुण दोष के अंदर क्या करना है बेटा, लचीली के गुण और दोष के अंदर उल्टा कर देना है आपको। लचीली के गुण और दोष के अंदर जो हमने उसके लिखे हैं ना, जो हमने उसके लिखे हैं, स्थिर के जो लाभ हैं वो इसकी हानियाँ हैं। लचीली के अंदर आप क्या करिए, अगर मुझे इसके गुण लिखने हैं और इसके मुझे दोष लिखने हैं, तो इसके दोष में जैसे उल्टा कर दो, जो उसके गुण मैंने वहाँ पे लिखे हैं उसको यहाँ दोष में लिख दो। जैसे कि यहाँ पे लिख दीजिए जोखिम व अनिश्चितता, ये लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कठिनाई, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कठिनाई, ये लिख दीजिए, ठीक है। भुगतान शेष में, भुगतान शेष में खुद संतुलन ना होना, ये लिख दीजिए, ठीक है। और फ़ायदे में ये लिख दीजिए रिज़र्व की आवश्यकता नहीं। वहाँ पे रिज़र्व बनाने थे ना, उसका दोष है रिज़र्व की आवश्यकता नहीं। और एक दो और लिख दीजिएगा, अनेक क्षेत्रों पर नियंत्रण है, तो ये लिख दीजिएगा अनेक संसाधनों का बेटर यूटिलाइजेशन, ये लिख दीजिएगा। ये लिख दीजिएगा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ये लिख दीजिएगा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ये लिखना है। यहाँ पे उल्टा कर देना है ताकि आपको भी आसानी पड़े, ज़्यादा कोई झमेला ना पड़े। चाहे स्थिर का पूछ ले, चाहे लचीली का पूछ ले। बाकी एक दो आप बुक से भी देख लीजिएगा कि और अच्छा ईजी सा कोई याद हो जाए। इनके अंदर एक्सप्लेनेशन देनी है कि भाई जोखिम और अनिश्चितता का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है। तो दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसमें जोखिम और रिस्क रहता है, क्योंकि विनिमय दर क्या होगी, इसका
कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, इस तरीके से। अब बताइए सबा, इस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन रह गया आपका? कुछ आ रहा है ये समझ? आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा तो बताइए, सो रही हो तो बताइए, जाग रही हो तो बताइए।